चैनल मीनाक्षी सिंह विवेकानंद एजुकेशन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है, और हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 2 यानी भोजन के घटक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, और मेरे वीडियो को साथ में मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भोजन है क्या, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो भोजन यानी कि वो कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कह सकते हैं। लेकिन यह भोजन हम किस लिए करते हैं? बेसिकली भोजन दो कारणों से किया जाता है। पहला, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है इसलिए हम इसे खाते हैं, और दूसरा, ये हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वृद्धि और विकास का क्या मतलब है। वृद्धि और विकास का अर्थ हम दो चीजों से लगाते हैं। पहला, हमारे ऊतकों का निर्माण यानी हमारे शरीर में नए नए ऊतकों का बनना, इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और दूसरा, जो भी ऊतक हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं यानी मरम्मत योग्य होते हैं, उनकी मरम्मत करना। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हम भोजन में क्या क्या चीजें खा सकते हैं। तो आप रोज बहुत सारे व्यंजन अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आमतौर पर हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल, दही, दूध, अंडा, मांस, मीट, मछली, ये सारी चीजें लेते हैं। कभी कभी हम छोले भटूरे भी खा लेते हैं, तो कभी कभी हम पुलाव भी ले लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपने भोजन में इतने सारे व्यंजन खाते क्यों हैं, और रोज हम बदल बदल कर खाना किस लिए खाते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ रोटी खा लें, या सिर्फ दाल पी लें, या सिर्फ चावल खा लें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी पसंद का कोई व्यंजन खा लें। जैसे कि अगर हमें चाउमीन पसंद है तो अपना पेट चाउमीन खा के भर लें, हमें बर्गर पसंद है तो हम अपना पेट बर्गर खा के भर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, ये सोचने वाली बात है। तो इसका कारण है पोषक पदार्थ। अब पोषक पदार्थ क्या होते हैं? तो भोजन में जो भी हम ग्रहण करते हैं उसमें विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये पोषक पदार्थ कई तरह के होते हैं। बेसिकली ये 5 तरह के हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में फाइबर्स यानी कि ऐसे रेशे जो खाने योग्य होते हैं, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, और साथ ही जल की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और किसी एक खाद्य पदार्थ में ये सारी चीजें एक साथ नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पर अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? रोटी बनाने के लिए हमको आटा चाहिए, साथ में हमको पानी चाहिए। अब आटा यानी कि गेहूं या चावल या किसी भी अनाज से प्राप्त हुआ ऐसा खाद्यान्न जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है। और दूसरा, जल। जल भी हमारे शरीर में चाहिए क्योंकि हमारा शरीर 70% जल से बना है और हमारे शरीर की अधिकतर क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि पोषक पदार्थ 5 तरह के होते हैं, तो सिर्फ रोटी खाने से हमको ये 5 पोषक पदार्थ एक बार में नहीं मिल पाएंगे। यही कारण है बच्चों कि हम अपने भोजन में वो सारी चीजें सम्मिलित करते हैं जिनमें ये 5 पोषक पदार्थ और इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम रोज बदल बदल कर विभिन्न तरह के व्यंजन क्यों खाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक पदार्थों के विषय में, इनके स्रोतों के विषय में, और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहला पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि जल के कार्बनिक अवयव भी कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी गाड़ी को चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तब हमारी गाड़ी चलती है, उसी तरीके से हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होती है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और यही कारण है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा गिविंग यानी कि एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। ऐसे फूड जो हमें
प्रदान करते हैं। अगर इनके स्रोतों की हम बात करें तो हम जो भी अनाज खाते हैं, जैसे कि हमने चावल खाया, हमने गेहूं खाया, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि आलू, शकरकंद और गन्ना, इनसे भी हमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो जाती है। साथ ही समस्त फलों में सरल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि मोनोसेक्राइड्स जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये सभी पाए जाते हैं, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा पोषक पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। अब इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में नई नई कोशिकाओं का निर्माण करने और साथ ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम करता है, इसीलिए इसे हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। अब हम अगर स्रोतों के बारे में बात करें तो प्रोटीन हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है, पहला जंतु और दूसरे पौधे। आपने अपने घर में अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि दाल पी लो, ये तुम्हें प्रोटीन देगा, तो ये सही बात है। जितनी भी दालें हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो अरहर हो या तुअर हो, चना दाल हो, मसूर की दाल हो, सोयाबीन हो, इन सब में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जंतु स्रोतों में मीट, मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने हुए जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास पूर्णतया रुक जाएगा, इसीलिए यह भी एक प्रमुख पोषक तत्व है। प्रमुख पोषक तत्वों में तीसरे नंबर पर आते हैं वसा यानी कि फैट्स। वसाएं भी हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ही तरह, लेकिन बच्चों फिर भी हमारा शरीर ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को ही ग्रहण करता है। इसका कारण है कि वसा को जलने में यानी ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वसा की तुलना में हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ईंधन के रूप में पहले प्रयोग करता है। अब वसा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? तो जितनी भी तैलीय चीजें होती हैं वह प्लांट से भी आ सकती है और एनिमल से भी आ सकती है। अगर हम प्लांट सोर्सेज यानी पादप स्रोत की बात करें तो कुछ बीज हैं जिनसे हमें वसा प्राप्त होती है तेल के रूप में, जैसे कि सरसों है, तिल है, मूंगफली है। फिर जितने भी हमारे सूखे मेवे होते हैं यानी कि नट्स, उनसे भी हमें तेल प्राप्त होता है। अगर जंतु स्रोतों की बात करें तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें, साथ में अंडा, मांस, मीट, मछली, इन सब में भी फैट्स की यानी वसा की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये तो हो गए तीन प्रमुख पोषक पदार्थ जिनकी आवश्यकता हमको पहले है। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि विटामिन्स और खनिज लवण, इनकी मात्रा तो कम चाहिए हमें, लेकिन ये उतने ही आवश्यक हैं जितने कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और वसा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि विटामिन्स और खनिज लवण की हमें क्या आवश्यकता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव मीन्स जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। विटामिन्स को बेसिकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहले जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स को आप 4 भागों में बांट सकते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील विटामिन्स केवल 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए ये ऐसा विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, यानी इसका संबंध हमारी आंखों की रेटिना यानी पुतली से है। और अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि क्षीण दृष्टिहीनता नामक रोग हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें अंधेरे में देखने में दिक्कत महसूस होती है। अगर इसके स्रोतों की हम बात करें तो ज्यादातर पके हुए फलों में, लेकिन खास तौर पर पपीते और गाजर में इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इन फलों का सेवन करके आप अपने शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। बढ़ते हैं विटामिन बी की ओर। विटामिन बी, जिसे सिर्फ विटामिन बी ना कह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के विटामिन बी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11 और B12, जिनके अलग अलग वैज्ञानिक नाम हैं, जैसे थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, निकोटिनिक एसिड। तो इस तरीके से चूंकि इसमें बहुत सारे विटामिन बी
सम्मिलित हैं, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम B1 के बारे में बात करते हैं। B1 एक महत्वपूर्ण विटामिन बी है जो हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, साथ में हमारी मसल्स को यानी कि पेशियों को सक्रिय रखता है। ये होल ग्रेन यानी कि साबुत अनाज में सबसे अधिक पाया जाता है। यानी अगर हम किसी अनाज का छिलका उतार कर खाएंगे तो हमें विटामिन B1 नहीं मिल पाएगा, और ऐसी स्थिति में यानी कि हमारे शरीर में जब B1 की कमी हो जाएगी तो हमें जो रोग होगा उसका नाम है बेरीबेरी। इसकी कमी होने की वजह से हमारी मसल्स यानी कि पेशियां क्षीण हो जाती हैं, यानी हमारी पेशियों में ताकत कम हो जाती है और हमें कमजोरी महसूस होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले विटामिन की ओर, जो है विटामिन सी। विटामिन सी जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये सभी तरह के खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, मौसमी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है, यानी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ये उसको मजबूत बनाता है। साथ ही ये हमारे शरीर में यदि कहीं घाव बना हुआ है तो उसको भरने का भी काम करता है। ये हमारे मसूड़ों को, हमारे दांतों को भी स्वस्थ रखता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग होगा? बिल्कुल सही, स्कर्वी। अगर हम विटामिन सी नहीं लेते हैं, हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी है, तो हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, उनसे खून निकलता है, साथ में हमारे शरीर का घाव भी जल्दी नहीं भरता। अब बढ़ते हैं हमारे अगले विटामिन की ओर, जो है विटामिन डी। विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल। जितने भी दुग्ध एवं दुग्ध प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मक्खन है, दही है, साथ ही मीट, मांस, मछली, अंडा, इन सब में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और विटामिन डी हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत रखता है। कैसे? क्योंकि यह हमारे भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज लवण कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए विटामिन डी की आवश्यकता हमारे शरीर में है, ताकि हमारी हड्डियां और हमारी दांत मजबूत हो सके। अगर ये विटामिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाएगा, जो हमारी हड्डियों को विकृत कर देगा, कमजोर कर देगा और आसानी से टूटने वाला बना देगा, यानी क्षणभंगुर हो जाएगा। अगला विटामिन है विटामिन ई, और सबसे लास्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, और ये सभी तेलों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बादाम के तेल में, आंवले के तेल में, हर तरह के तेल में इसकी मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई करता क्या है? तो विटामिन ई आपके बालों को, आपके त्वचा को स्वस्थ रखता है, साथ ही ये मनुष्यों में जनन क्षमता के लिए भी उत्तरदायी है। तो यदि हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो हमारी जनन क्षमता में भी कमी आएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। ये ऐसा विटामिन है जो सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। लेकिन फिर भी यदि आप साग सब्जियां नहीं खाएंगे और आपके शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो यह विटामिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है वह है ब्लड क्लॉटिंग, यानी रुधिर का थक्का जमाना। आपके शरीर में यह प्रक्रिया धीमी गति से होने लगेगी, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारे विटामिन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना हमारे शरीर की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं बाधित होंगी। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको विटामिन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं खनिज लवण की ओर, यानी मिनरल्स की ओर। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स की बात करते हैं। वैसे तो मिनरल्स बहुत सारे हैं, जिसमें हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। कुछ मिनरल्स की आवश्यकता हमको थोड़ी अधिक मात्रा में होती है और कुछ मिनरल्स की मात्रा हमको बहुत कम मात्रा में होती है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है हमारा आयोडीन। आयोडीन आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, आयोडाइज्ड नमक सुना होगा आपने। आयोडीन है क्या?
के लिए, उसके बनने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो आयोडीन हमें समुद्र से मिलता है, क्योंकि एक शैवाल द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और समुद्री जल में छोड़ा जाता है। तो समुद्री जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि मछलियां हैं, उनके माध्यम से हमको आयोडीन प्राप्त होता है। इसके अलावा चूंकि नमक समुद्र से ही बनाया जाता है, इसलिए नमक में भी आयोडीन की मात्रा होती है। तो अगर हमारे भोजन में आयोडीन नहीं होगा तो हमारी थायराइड ग्रंथि ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगी और हमें जो रोग होगा वह है धेंघा रोग, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। लेकिन यह एक ऐसा रोग है जिसमें आयोडीन भोजन में सम्मिलित कर लेने पर यह रोग ठीक हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज लवण है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे दांतों, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो जितने भी दुग्ध और दुग्ध से बनी हुई चीजें हैं, उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें रिकेट्स और ऑस्टियोमेलोसिस जैसे रोगों से जूझना पड़ता है, जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और क्षणभंगुर हो जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण खनिज लवण है फास्फोरस। कैल्शियम की ही तरह फास्फोरस भी हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है और साथ ही प्रोटीन के निर्माण के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि ये एक ऐसा खनिज लवण है जो बहुत ही आवश्यक है और उसका नाम है लोहा, यानी लौह तत्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आयरन। आयरन हमारे रक्त में पाए जाने वाले लाल वर्णक यानी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी अगर हमारे भोजन में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा और जिस कारण हमारे शरीर की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी और इस रोग को कहते हैं अरक्तता या रक्ताल्पता और इंग्लिश में कहते हैं एनीमिया। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हम भोजन में इतने तरह के व्यंजन क्यों खाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के व्यंजनों में कोई न कोई पोषक तत्व अवश्य पाया जाता है और चूंकि सारे पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी होते हैं, इसीलिए हम भोजन में विभिन्न तरह के पोषक तत्वों को लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे भोजन में पाया जाने वाला रूक्षांश और जल हमारे लिए क्या कार्य करता है और संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो इस वीडियो के बाद अगली वीडियो का इंतजार करिए। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाइए।